बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चित लेटी हुई थी और डाइजेस्ट पढ़ रही थी कि अचानक मेरे बहनोई, जिन्हें हम जीजा जी कहते थे, वो बेधड़क कमरे में आ गए। मेरी नज़र जो ही उन पर पड़ी तो मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। मेरे गले में दुपट्टा भी नहीं था तो मैं और भी पजल हो गई और उठकर फौरन अपने दुपट्टे को सीने पर फैलाकर खड़ी हो गई। कोई काम है आपको जीजा जी? तो वो मुझे बड़ी गहरी नज़रों से देखकर बोले, क्यों? मुझे कोई काम होगा तो ही तुमसे बात करने के लिए आऊँगा क्या? वैसे तुमसे बात नहीं कर सकता। और फिर बड़े माने खेज अंदाज में मेरे बदन को देखने लगे तो मैंने उलझी हुई नज़र से उनको देखा। जी जी कहिए जीजा जी, मैं हकलाते हुए बोली और साथ ही साथ दरवाजे की तरफ भी देखने लगी और दिल ही दिल में दुआ करने लगी कि अल्लाह करे कि कोई ना कोई कमरे में आ जाए, क्योंकि सच्ची बात तो ये थी कि जीजा जी की इन बातों से मेरा दिल बहुत घबराना शुरू हो जाता था। एक तो उनकी बातें इतनी जोमानी और अजीब सी होती थी कि समझ ही नहीं आता था कि उनका क्या जवाब दिया जाए, और वो ये बातें करने के बाद जिस अंदाज से घूरते थे उसके बाद तो दिल करता था कि ज़मीन फट जाए और मैं उसमें उतर जाऊं। ख़ानदान में और भी कज़न थे, लेकिन ऐसी अजीब फीलिंग उनसे बात करके कभी महसूस नहीं हुई जितनी इनसे होती थी। अब मैं उनके सामने खड़ी थी और वो मुझे अपनी नज़रों के एक्सरे से देखते ही चले जा रहे थे कि इतने में कमरे में अम्मी आ गई तो मेरी सांस में सांस आई। अम्मी ने जीजा जी को देखकर इंतहाई अपनायत से पूछा, कुछ चाहिए सलीम? तो वो एकदम से बोले, अरे भाई सर में दर्द था तो सोचा अपनी साली साहिबा को चाय का कह दूं, लेकिन यहाँ तो साली साहिबा मुझे बहुत ही मसरूफ़ लग रही हैं। तो अम्मी ने मुझे बहुत कड़ी नज़रों से देखते हुए कहा, भला एक कप चाय बनाने में वक्त ही कितना लगता है, और ऐसी भी क्या मसरूफियत है कि अपने जीजा के लिए एक कप चाय न बन सके? तो मैंने गड़बड़ा कर अम्मी की तरफ देखा। अम्मी, मैंने कब कहा कि मैं मसरूफ़ हूँ? मैंने सफाई देने की कोशिश ही की थी कि बहनों ही एकदम से बीच में बोल पड़े, भाई आप सर मुंह लपेट कर जब अपने कमरे में पड़ी रहेंगी तो जाहिर है हमें अपनी ज़रूरियात के लिए आपके पास आना ही पड़ेगा। और ये बात करते हुए उन्होंने मुझे जिस अंदाज से देखा तो दिल चाहा कि उनकी आंखें नोच लूं, लेकिन मैं जानती थी कि अगर मैंने ज़रा सी भी कोई बदतमीज़ी की तो उल्टा अम्मी जीजा जी को कुछ कहने के बजाय मुझे पर डांट टपट करना शुरू कर देंगी। मैं अभी कुछ बोलना ही चाह रही थी कि अचानक अम्मी ने मुझे टपट कर कहा, फ़ौरन जाओ और जाकर एक कप बेहतरीन सी दूध पत्ती बना कर लाओ, और ख़बरदार मैं ना सुनूं कि तुमने चाय अच्छी नहीं बनाई। बीच में थोड़ी सी अदरक भी डाल देना तो चाय का स्वाद ही कमाल हो जाता है। क्यों भाई सलीम, अदरक वाली चाय पसंद है ना तुम्हें? तो जीजा जी ने इंतहाई ताबेदारी के साथ शर्माते हुए कहा, अम्मी जी, अगर आपके हाथ का जहर भी हो तो कौन काफिर उसे बुरा कहेगा? अरे चल हट, जहर खाएं तेरे दुश्मन। अम्मी एकदम से उनके बाजू पर हाथ मारते हुए बोली तो वो हंसने लगे और मैं एकदम से उठकर उनके दरमियान से तेजी से निकलते हुए बाहर किचन की तरफ आ गई। मेरा दिमाग जीजा जी की बातों पर साए साए कर रहा था। वो तो मर्द था, शायद उसकी खसलत में खबासत कूट कूट कर भरी हुई थी, लेकिन मेरी माँ को क्या हुआ कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था? वो कितना फ्री होकर मुझसे गुफ्तगू करते हैं, जब दिल चाहता है मेरा बाजू या हाथ पकड़ लेते हैं या कंधे पर अपना बाजू रख देते हैं। और सबसे बुरी बात कि जिससे मुझे तंगी आती है कि मैं अपने कमरे में भी खुद को कंफर्ट महसूस नहीं करती थी, क्योंकि जब से जीजा जी हमारे घर आकर रहने लगे थे तो वो बिना दस्तक के ही कमरे में आ जाते थे। मेरी आदत नहीं थी कि मैं अपने कमरे में या किचन में काम करते हुए दुपट्टा लूं। मुझे दुपट्टे के साथ काम करते हुए बहुत तंगी होती थी, इसीलिए मैं किचन में बिना दुपट्टे के काम करती थी, और जब अपने कमरे में आती तो भी आज़ादी के साथ दुपट्टा एक तरफ उतार कर रख देती और लेट जाती। वैसे भी इतनी गर्मी में कौन दुपट्टा ओढ़ता फिरे। लेकिन जब से जीजा जी हमारे घर आकर रहने लगे थे मैं ख़ास तौर पर दुपट्टा ओढ़ कर रखती थी। उनकी वजह से दुपट्टे को मैंने किसी न किसी तरह अपनी आदत में शामिल कर लिया था, लेकिन फिर भी कभी न कभी कोताही हो ही जाती थी। लेकिन एक बात कोफ्त का बायस बनती जा रही थी कि जीजा जी का जब दिल चाहता मुंह उठाकर कमरे में दाखिल हो जाते। ऐसे में मुझे अपना आप कितना बुरा लगता और मैं कितना गड़बड़ा जाती, इसका अंदाज़ा घर में कोई नहीं कर रहा था। हत्ता के दबे अल्फाज में मैंने अपनी बहन को भी कहा कि जीजा जी को ये बात समझाया करो, हमारे घर की आदत ऐसी नहीं है कि कोई भी इस तरह बिना दस्तक दिए कमरे में दाखिल हो जाए। हम तो बहनें भी एक दूसरे के कमरे में आने के लिए दस्तक दिया करती थीं, तो क्या आपने ये उसूल उन्हें नहीं समझाए? और क्या उनके घर में इस तरह के तरीके नहीं हैं? तो मेरी बहन मेरी इन बातों पर शदीद चिढ़ जाती। वो तुम्हारे बहनों ही हैं, क्या हो गया तुम्हें आयला, इतनी भी जेलसी अच्छी नहीं होती। तो मैं हैरान होकर अपनी बहन मिनाल की तरफ देखती और भवें उचकाते हुए उसकी तरफ देखकर बोलती, मुझे भला किस बात की जेलसी होगी मिनाल बाजी? क्या आप मुझे ये बात समझा सकती हैं? भाई तुम्हारी भी शादी हो जाएगी। अब अगर मेरी शादी जल्दी हो गई है तो ये मेरी किस्मत थी, तुम्हारी किस्मत में भी जब लिखा होगा तो शादी हो जाएगी, तो इसलिए इतनी जेलसी बनती नहीं है। वो मुस्कुराकर कहती,
तुम हैरत से उसका मुंह देखने लगती। मैं भला आपसे जेलस होंगी? मुझे बड़ी हैरत हो रही है आपकी बात सुनकर। आप तो मुझसे 1 साल बड़ी हैं और आपकी शादी होनी तो बनती भी थी। इसमें भला मुझे जेलसी क्यों होने लगी? मैं मुंह बनाकर बोली, जेलसी तो बनती है ना मेरी जान, क्योंकि मेरी तो 22 साल की उम्र में शादी हो भी गई, लेकिन तुम्हारी तो अब 24वां साल चल रहा है और अभी तक तुम्हारी कहीं भी बात पक्की नहीं हो रही। ऐसे में जब तुम मुझे इतना सुखी और खुशगवार दवाजी ताल्लुक में देखती हो तो तुमसे कहाँ रहा जाता होगा। जेलसी तो खुद ब खुद ही तुम्हारे दिल के अंदर पैदा हो जाती है। इसीलिए तुम्हें हमारा यहाँ आना, रहना और बहनोई का बिल्कुल भाइयों की तरह से बात करना पसंद नहीं आता। मैं क्या तुम्हें समझ नहीं रही? तो मैं अपनी बहन मिनाल की बात सुनकर हक्का बक्का रह गई कि उसके दिल में मेरी तरफ से कैसी कैसी बदगुमानियां पैदा हो चुकी थी। बात सुनो मिनाल बाजी, मेरी उम्र अगर 30 साल भी हो जाती है और शादी नहीं हो पाती तो ये मेरी किस्मत है, इसमें किसी का कोई दखल नहीं है। आप खुशकिस्मत थी कि आपके लिए अच्छा रिश्ता आ गया। मेरे लिए भी रिश्तों की कोई कमी नहीं है, ये बात आप कान खोल कर सुन लें। लेकिन हर अरे गरे नत्थु खैर से रिश्ते को हाँ नहीं की जा सकती ना। रिश्ता देखभाल कर ही दिया जाता है और अम्मी अब्बू कुछ देख कर ही लड़के वालों को इनकार करते हैं। अब राह चलते लोगों के हाथ में इस वजह से रिश्ता दे देना कि बेटी की 24 साल की उम्र हो गई है तो इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल होगी। खैर, अम्मी अब्बू गलत फैसला क्यों करें? देखभाल का रिश्ता करना चाहते हैं तो इसमें क्या बुराई है? और मुझे भी अभी शादी की कोई जल्दी नहीं है। मैं तो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद मेरा इरादा है कि मैं जॉब भी करूँ और अपना कमाऊँ। मुझे अच्छा नहीं लगता कि पाई पाई के लिए इंसान अपने खावंद का मोहताज होता रहे। ओहो, बन्नों के तो भाई बड़े ऊंचे ऊंचे ख्वाब हैं, मेरी बहन तंजिया बोली तो मैं अफसोस में सर हिलाते हुए उसे समझाने लगी। देखो मिनाल बाजी, मेरी शादी जब होनी होगी हो जाएगी, आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरे माँ बाप जिंदा हैं और सबसे बढ़कर मेरे मुकद्दर में जिस दिन मेरा निकाह लिखा होगा हो जाएगा। आपको जो बात समझने की ज्यादा जरूरत है वो ये कि अपने खावंद नामदार को इस घर के उसूलों के बारे में समझा दीजिए कि किसी जवां जहां लड़की के कमरे में मुंह उठाकर नहीं आना चाहिए। ये इंतहाई बदतहजीबी वाली बात है। ये तो उनके घरों में भी नहीं होता जहां पर लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। और मैं हैरान हूं कि सलीम भाई ठीक ठाक पढ़े लिखे आदमी हैं और उनकी फैमिली में भी सभी एजुकेटेड हैं, लेकिन हैरत है कि उनमें इतनी सेंस नहीं है कि घर में जवान लड़कियों के साथ किस तरह का बर्ताव करना चाहिए। आखिर तुम चाहती क्या हो आयला? आज साफ साफ बता ही दो मुझे। मैं तुम्हारी हर दफा की ये बातें सुन सुनकर अब थक चुकी हूँ। हमें सीधी तरह कह दो कि यहाँ ना आया करो तो मैं सलीम को लेकर यहाँ नहीं आऊंगी। मिनाल बाजी एकदम से गुस्से में आकर बोली तो मैं घबरा गई, क्योंकि मैं जानती थी कि अम्मी कभी भी मेरी साइड नहीं लेंगी, बल्कि वो अपनी शादीशुदा बेटी की आंख में जरा सा आंसू देखकर मुझ पर ही गुस्सा करने लग जाएंगी। इसलिए मिनाल को गुस्से में देखकर मैं अपना गुस्सा और चिड़चिड़ाहट भूल गई और घबराहट में उसके पास जाकर बोली, आहिस्ता बोलो, अगर अम्मी ने ये बातें सुन ली तो खामखा मेरी शामत आ जाएगी। हाँ तो तुम ऐसी बातें करती ही क्यों हो कि जिससे तुम्हारी शामत आए? मैं तो कहती हूँ कि अम्मी को ये सब बातें पता चलनी चाहिए ताकि उनके इल्म में हो कि मैं यहाँ पर ज्यादा क्यों नहीं आती। अम्मी को हर वक्त मुझसे गिले रहते हैं कि मैं शादी के बाद उन्हें भूल ही गई, फिर जब मैं यहाँ आ जाती हूँ तो उनकी बेटी आयला साहिबा को हम बदतहजीब और जंगली लगने लगते हैं। मेरा ये मतलब नहीं था, खुदा के लिए आप बात को गलत रुख पर मत लेकर जाएं। मुझे तो आपकी समझ नहीं आती कि आप हर बात को मनफी रुख क्यों दे देती हैं। मैंने तो एक सीधी सी बात की है कि हम शादी से पहले इन उसूलों पर अमल पैरा नहीं थे। अम्मी अब्बू के कमरे में भी हम दस्तक देकर ही जाते थे। खानदान में हमारे कजन लड़के अगर घर आते थे तो हम उनसे भी एक फासला रखकर बात करते थे, जबकि यहाँ तो हाँ यहाँ क्या? बोलो आयला, बताओ ना कि तुम्हारे बहनोई क्या तुम्हें गले लगा रहे हैं या तुम्हें गोद में बिठा लेते हैं? हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा इन बातों से? क्यों तुम सलीम को बेइज्जत करने पर तुली हो? अरे बीबी, साफ साफ कह दो यहाँ ना आया करो तो हम नहीं आएंगे। मैं इससे पहले कि उन्हें वजाहत देती वो पांव पटकते हुए कमरे से बाहर निकल गई और मैं सर पकड़ कर बैठ गई। ऐसे वक्त में मुझे अब्बू की बहुत याद आई। वो बहुत ही उसूल पसंद इंसान थे। अगर वो जिंदा होते तो मेरी बात की तायद करते, बल्कि मुझे यकीन था कि वो सारे लिहाज एक तरफ करके दामाद को नसीहत भी लगाते। लेकिन उनका 3 साल पहले इंतकाल हो चुका था और हम उनकी 2 ही बेटियां थीं। बेटा कोई था नहीं। अब्बू की पेंशन में अम्मी ने बहुत ही हसन तरीके से घर को चलाया था। उन्होंने हम दोनों बहनों की बहुत ज़्यादा फिक्र की थी। वो अक्सर कहती थी कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मेरी आंखों देखते देखते ही अगर तुम दोनों का घर बस जाए तो मेरी इससे बड़ी जन्नत और कोई नहीं हो सकती। इसीलिए अम्मी ने मिनाल बाजी का रिश्ता उनके 18 साल के होने पर ही देखना शुरू कर दिया था। इधर उधर हमसाए में
खानदान में रिश्ता कराने वाली खाला तक से अम्मी ने बात कर डाली, और फिर जो ही मुनासिब रिश्ता उन तक आया तो अम्मी ने हाँ करने में बिल्कुल भी देर न लगाई। लेकिन जाने क्यों मुझे सलीम भाई पहली नज़र में ही अच्छे न लगे। उसकी वजह यह थी कि जब रिश्ता हो रहा था तो वो बाजी को देखने के बजाय मुसलसल मुझ पर नज़रें जमाए बैठे थे। घर जाकर उन्होंने अपनी वालदा से मेरे लिए बात की तो उनकी वालिदा भी हैरान हो गई कि वो तो अभी बहुत ही छोटी है, किसी तौर भी तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है। लेकिन सलीम भाई बज़िद्दी रहे तो उनकी वालदा ने अम्मी से बात की। अम्मी ने एकदम इनकार कर डाला कि मैं सबसे पहले अपनी बड़ी बेटी की शादी करूंगी, क्योंकि उसकी शादी की उम्र है, जबकि आयला तो अभी बच्ची है और उसकी तो अभी शादी की उम्र भी नहीं है, इसलिए हमारी तरफ से माजरत। अम्मी ने उनके मुंह पर ही इनकार कर डाला तो वो उठकर चली गई। लेकिन अगले दिन वो फिर आ गई और उन्होंने मिनाल बाजी के रिश्ते के लिए अम्मी पर जोर डालना शुरू कर दिया। तो अम्मी ने भी बिना सोचे समझे ही फौरन हाँ कर डाली, क्योंकि सलीम भाई ना सिर्फ अच्छे पढ़े लिखे इंसान थे बल्कि बहुत अच्छी पोस्ट पर भी थे, और ऐसा रिश्ता तो किस्मत वालों को मिलता है। ये सोचकर अम्मी ने हाँ कर दी। लेकिन पहले दिन से ही अब तक सलीम भाई का रवैया मेरे साथ इंतहाई अजीब व गरीब सा था। शुरू शुरू में मुझे लगा कि शायद मेरे सोचने का अंदाज ही गलत है, लेकिन जब उनकी गलत हरकत का मुझे सामना करना पड़ा तो मुझे पता चला कि मेरे एहसासात गलत नहीं है बल्कि सलीम भाई खुद गलत है। तभी मुझे उनका यूं घूरना, बेमकसद बात करना कुछ भी तो पसंद नहीं आता था। खानदान में बाकी भी तो कज़न लड़के थे, लेकिन उनका अंदाज तो इंतहाई चीप था कि दिल को एकदम से कराहियत का एहसास होने लगता। शादी के बाद बजाय इसके कि मिनाल बाजी अपने ससुराल को वक्त देती, उनका ज़्यादा वक्त तो हमारे घर में गुजरता। सलीम भाई हर दूसरे दिन मिनाल बाजी को लेकर हमारे घर आ जाते, और उनका वीकेंड तो जुमे वाले दिन से ही 12 बजे जो शुरू होता, सोमवार की सुबह वो बाजी को घर छोड़कर खुद ऑफिस चले जाते। बाकी के दिन भी वो शाम को एक दिन छोड़कर बाजी के साथ आ जाते थे, तो उनकी खिदमतदारियाँ कर करके मैं थक जाती थी। बात एक दिन की होती तो चलो इंसान किसी न किसी तरह हिम्मत पकड़ ही लेता है, लेकिन पूरा पूरा हफ्ता उनका हमारी तरफ गुजार देना और उसके साथ साथ उनका तरीक़ाकार मुझे दिन ब दिन जहनी मरीज बनाता जा रहा था। वो बाजी और अम्मी के सामने कुछ और होते, लेकिन जब वो मेरे इर्द गिर्द ना होती और मैं अकेली होती तो सलीम भाई का रवैया, उनकी आंखें, उनका लबो लहजा, उनका मुझे घूर घूर कर देखना, सब कुछ इतना अजीब व गरीब हो जाता कि मेरा दिल चाहता कि मैं कहीं भाग जाऊं। एक दफ़ा नवंबर की एक सर्द दोपहर मैं नहाकर अपने बालों को टॉवल में छुपाकर छत पर आ गई। यहाँ धूप अच्छी लगती थी, सहन में तो धूप ना होने के बराबर थी। छत पर अब्बू ने अपनी जिंदगी में ही बड़ी बड़ी चारदीवारी करवा रखी थी, इसीलिए एक पर्दा सा बन गया। मैं भी वहां कुर्सी पर अपनी किताबें लेकर बैठ गई। अम्मी मिनाल बाजी को लेकर डॉक्टर के पास गई थी, क्योंकि वो उम्मीद से थी, लेकिन कुछ दिनों से उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब होने लगी थी। तो अम्मी ने उन्हें कहा कि तुम डॉक्टर को क्यों नहीं चेक करवाती, और फिर उन्हें खुद ही लेकर डॉक्टर के पास चली गई। मैं चूंकि उस वक्त घर में अकेली थी, लेकिन बेफिक्र थी, क्योंकि अम्मी गेट को लॉक लगाकर चाबी अपने साथ ले गई थी। मैं डाइजेस्ट पढ़ने में इस कदर महू थी कि मुझे सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आवाज़ बिल्कुल भी सुनाई न दी, और जब जीजा जी मेरे ऐन करीब पहुंचे तो मैं बिदक कर खड़ी हो गई। उन्हें अपने इतने करीब देखकर मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। आप अंदर कैसे आ गए? तो वो इंतहाई मखमूर आंखों से मुझे घूर घूर कर देखते हुए बोले, मुझे भला अंदर आने से रोक ही कौन सकता था। इससे पहले कि मैं उनके करीब से गुजरती, उन्होंने मुझे बाजू से पकड़ा और अपने गले से लगाने की कोशिश की, तो मैंने उन्हें जोर से धक्का दिया। वो जमीन पर जा गिरे। आपको शर्म नहीं आती? ये क्या करते रहते हैं आप? आपको तमीज़ नहीं है? मैं ये कहकर पीछे ही हटी थी कि वो दौड़कर मेरे करीब आए और मेरी कलाई इतने जोर से मरोड़ी कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने यहाँ आने के लिए कितने पापड़ बेले, लेकिन तुम्हारे नखरे खत्म नहीं होते। आज मैं तुम्हारे सारे नखरे खत्म करके रहूंगा। और फिर वो मुझे घसीटते हुए जबरदस्ती सीढ़ियों से नीचे लाने लगे। अचानक सामने से अम्मी को आता देखकर उन्होंने मुझे छोड़ दिया। उनके गिरेबान के सारे बटन टूटे हुए थे, और मेरा हुलिया और चीखें देखकर अम्मी की आंखों में खून उतर आया। ये क्या हो रहा है सलीम? आप अंदर कैसे आए? दरवाजे को तो लॉक लगा था और चाबी मेरे पास थी। तो मैं एकदम से चीखी, अम्मी इनके पास भी एक डुप्लीकेट चाबी है, इन्होंने लॉक की चाबी बनाकर रखी हुई है। तो अम्मी ने मुझे एकदम से अपने पीछे किया और तनकर अपने दामाद के सामने खड़ी हो गई। आपको शर्म आनी चाहिए, हमने आपको अपने बेटे का मान मर्तबा दिया और आप हमारी इज्जत पर हाथ डाल रहे हैं। बेहतर होगा कि आप अपनी बीवी को लेकर यहाँ से चले जाएं और कोशिश कीजिएगा कि आइंदा यहाँ ना आए। वो अम्मी की बात सुनकर अपने लाल चेहरे के साथ फौरन ही वहाँ से रवाना हो गए। तो मिनाल बाजी भी भागकर उनके पीछे पीछे जाने लगी। अम्मी ने मुझे एकदम से अपने सीने से लगाया और रो दी। मैं सब जानती थी मेरी बच्ची, लेकिन ज़्यादा बोलती इसलिए नहीं थी कि मिनाल का घर बसा रहे। बीवा औरत ज़रूर हूँ,
लेकिन अपनी एक बेटी का घर बचाने के लिए मैं दूसरी बेटी की इज्जत खराब नहीं कर सकती। बस अल्लाह से दुआ है कि मैं तुम्हारे फर्ज से भी जल्द सुबकदोश हो जाऊं। खुदा करे तुम्हारे लिए कोई अच्छा नेक नसीब का दर खुल जाए और तुम अपने घर की हो जाओ। ये कहकर अम्मी रो दी और मुझे गले लगाकर माफ़ी तलब करने लगी। तो मैंने उनका हाथ पकड़कर अपने होठों से लगा लिया और उनके हाथों को चूमने लगी। मैं जानती थी मेरी माँ बेहद मजबूर है, लेकिन इज्जत पर समझौता वो किसी सूरत नहीं करेगी। इस चीज़ का मुझे उन पर बहुत मान था। इस वाक़े के बाद अम्मी ने मेरे रिश्ते के मामले में अपनी पेशरफ्त तेज़ कर दी और जो ही उन्हें रेयान का रिश्ता काबिल कबूल लगा तो उन्होंने फ़ौरन ही हाँ कर डाली और यूं 1 महीने के अंदर अंदर मेरी शादी कर दी गई। मेरी शादी में मिनाल बाजी और सलीम जीजू किसी मेहमान की तरह शरीक हुए, तो अम्मी और मैंने भी कोई ख़ास परवाह न की और ना ही उनसे किसी किस्म का गिला किया। अम्मी मेरी शादी के 2 माह बाद ही हार्ट अटैक से चल बसी, तो मुझ पर तो जैसे क़यामत से टूट गई। मैं इस भरी दुनिया में बिल्कुल ही तनहा हो गई। मिनाल बाजी ने तो जीते जी ही मेरे साथ ताल्लुक़ ख़त्म कर डाला था। फिर सुनने में आया कि वो जीजू के साथ बाहर मुल्क चली गई हैं। वो मुझसे मिलकर भी ना गई। शायद वो अपने खावंद की वजह से इस हद तक मजबूर हो गई होंगी, वरना आखिर को मेरी बहन थी, उनका दिल तो चाहता ही होगा। मैं बस अपने दिल ही दिल में अंदाजे लगाती रहती और फिर अपनी ही जिंदगी में मगन हो गई। रेयान एक प्राइवेट कंपनी में मुलाजिम थे। तनख्वाह बस गुजारे लायक थी। वक्त बहुत ही खींचतान कर गुजरता था। मैं बहुत परेशान थी क्योंकि घर भी किराए का था। किराया, बिजली का बिल देने के बाद तन ढांपने से लेकर पेट भरने तक बस अल्लाह ने ही भरम कायम कर रखा था, वरना हाल कोई बहुत अच्छा नहीं था। एक दिन मुझे रेयान ने कहा कि मैं जॉब क्यों नहीं करती, घर में सारा दिन पड़े रह रहकर अपनी डिग्रियों को क्यों जंग लगा रही हूँ। तो मैं उनकी बात सुनकर हैरान रह गई। मुझे जॉब करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन घर के हालात देखकर मुझे ये भी नजर आ रहा था कि अब मैं ज़्यादा दिन तक घर नहीं बैठ सकूंगी। रेयान की बात सुनकर मैंने उन्हें कहा कि मेरे पास जॉब करने का कोई भी तजुर्बा नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा कि जब तक जॉब करोगी नहीं तो तजुर्बा घर बैठकर तो नहीं आता ना। मेरे दोस्त का एक स्कूल है, मैं तुम्हें वहाँ ले जाता हूँ, वहाँ टीचर की भी ज़रूरत है, तो क्या कहती हो। तो मैंने उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि मुझे कोई एतराज़ नहीं। अगले दिन मैं उनके साथ स्कूल चली गई। वो मुझे लेकर सीधा प्रिंसिपल ऑफिस आए, जहाँ थोड़ी देर के बाद प्रिंसिपल खुद भी तशरीफ़ ले आए। रेयान ने मेरा तारुफ करवाया तो प्रिंसिपल ने बहुत गौर से मुझे देखा। जाने क्यों रेयान की मौजूदगी में ही मुझे एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो गई थी। मुझे ऐसा लगा जैसे सामने प्रिंसिपल नहीं बल्कि मेरे जीजू सलीम बैठे हैं, क्योंकि उनका अंदाज भी बिल्कुल वैसे ही था जो मुझे इंतहाई चुभ रहा था। वो बात तो रेयान से कर रहे थे, लेकिन उनकी निगाहें मुझ पर जमी हुई थी। तो मैं इधर उधर देखने लगी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। दिल चाहता था कि रेयान से कहूं कि यहाँ से चलते हैं, लेकिन फिर मैं खामोश हो गई कि न जाने रेयान क्या सोचेंगे। थोड़ी देर के बाद रेयान मुझे यहाँ छोड़कर चल दिए तो मैं घबरा सी गई। ऑफिस में मेरे अलावा और कोई भी नहीं था और सिचुएशन कुछ इस तरह की थी कि टेबल के उस पार रिवॉल्विंग चेयर पर प्रिंसिपल अपनी चेयर पर घूम घूम कर खामोशी से मेरा जायजा ले रहा था और मैं घबराए घबराए अंदाज में बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद ही फ़ोन पर न जाने किससे लंबी चौड़ी बात करने लगे, लेकिन ऐसे में भी उनकी निगाहें मुझ पर ही जमी हुई थी। मैं शदीद कोफ्त में मुब्तला हो गई और फिर एकदम से खड़ी हुई तो उन्होंने सवालिया अंदाज में मेरी तरफ देखा और मोबाइल को अपने कानों से हटाकर मुझसे पूछा, आप खड़ी क्यों हो गई हैं? बैठिए, मैंने चाय मंगवाई है। तो मैंने कहा, नहीं, मुझे घर जाना है। तो वो मुस्कुरा कर बोला, ठीक है, आप कल से आ जाइएगा, बल्कि अगर आप चाहें तो आज से भी ज्वाइन कर सकती हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं कल से ही आकर ज्वाइन कर लूँगी और फिर उनका जवाब सुने बगैर ही फ़ौरन वहाँ से निकल आई। सारे रास्ते मेरा दिमाग उलझता ही रहा। जब रेयान शाम को घर आए तो मैंने उनसे कहा, रेयान, मैं यहाँ जॉब नहीं कर सकती, बेहतर है कि आप मुझे किसी और स्कूल में जॉब दिलवा दें। तो रेयान हत्थे से ही उखड़ गए। ये इस इलाके का सबसे बेहतरीन स्कूल है और तनख्वाह भी अच्छी देते हैं। बाकी किसी स्कूल को ना तो मैं जानता हूँ और ना ही मेरी तरफ से इस स्कूल के अलावा कहीं और काम करने की इजाज़त है। लेकिन मैंने उनके गुस्से को देखते हुए हिम्मत नहीं हारी। दरअसल रेयान, मुझे प्रिंसिपल का तरीक़ाकार और देखने का अंदाज बहुत ही चीप लगा है। वो अजीब आदमी है, ऐसे दिखता है जैसे नज़रों से ही खा जाएगा। ओ बीबी, तुम वहाँ पढ़ाने के लिए जा रही हो, उसकी कोई ज़ाती सेक्रेटरी नहीं हो कि तुम्हें इतनी फिक्र लाहक हो गई है। उनकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई और फिर इस मौजू पर मैंने उनसे बात न की, क्योंकि मैं ये जान चुकी थी कि हमारी बात अब सिवाय बहस के अलावा और कुछ नहीं, जिसका आखिरी नतीजा लड़ाई की सूरत में ही निकलेगा। और मैं लड़ाई से बहुत कतराती थी। मैंने स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। एक दिन स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग हुई जो 2 बजे तक ख़त्म हो गई, लेकिन अभी तक रेयान मुझे लेने के लिए नहीं आए। मैं काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही थी। मेरे साथ के तमाम स्कूल टीचर्स आहिस्ता आहिस्ता घर रवाना हो रही थी, यहाँ तक कि स्कूल की आया भी जा चुकी थी। आलम यह था कि मैं बिल्कुल अकेली बैठी हुई थी, पूरा स्कूल खाली था। अचानक प्रिंसिपल क्लासरूम में आ गया और फिर उसने मेरी इज्जत पर हाथ डाल दिया।
वो इस हद तक चला जाएगा इसके लिए मैं ज़हनी तौर पर तैयार ही न थी। लेकिन तभी मैंने बदहवासी में उसे धक्का देकर खुद से दूर किया और फौरन बाहर की तरफ भागी। जो ही मैं बाहर आई उसी वक्त मेरा शौहर आ गया और मुझे गुनहगार समझते तलाक देने लगा। मैं उसके पैरों में गिर गई और उससे कहा कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तो वो एकदम से बोला, एक शर्त पर तलाक नहीं दूंगा। मैं रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और मैंने उससे कहा कि मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, लेकिन खुदा के लिए मुझे तलाक मत देना। तो उसने अपने प्रिंसिपल दोस्त की तरफ देखा और फिर मानी खेज अंदाज में मेरी तरफ देखने लगा और एकदम से शांत हो गया। लेकिन मुझ पर क़यामत तो तब टूटी जब स्कूल के मालिक ने मेरे शौहर को 1 लाख रुपए दे दिए। मैं हैरान और हक्का बक्का सी अपने शौहर और प्रिंसिपल के दरमियान होने वाली इस लेन देन को देखती ही चली गई। फिर होश तो तब आया जब रेहान ₹1,00,000 लेकर वहां से चल दिया और मुझे एक भूखे भेड़िए के आगे तड़ने वाला समझते हुए टाल गया। मैं बदहवासी से उस प्रिंसिपल को देखती चली गई और वो मेरे करीब आकर बैठ गया। मैं बिक चुकी थी। खरीदार मेरे सामने बैठा था। ये जानकर मेरी आंख से एक आंसू न टपका। मैं तो अपने खामन पर हैरान थी कि उसने चंद रुपयों के एवज अपनी ही इज्जत को नीलाम कर डाला। इससे पहले कि मेरी इज्जत तार तार होती, मुझ में न जाने कहां से एक जुनून सा उतर आया और मैंने अपने आप को उस दरिंदे से छुड़ाते हुए बाहर की तरफ दौड़ लगा दी और फिर अंधाधुन स्कूल से बाहर भागती चली गई। मैं शदीद सदमाती कैफियत में थी। मुझे ये भी पता नहीं चल रहा था कि मैं इन सड़क पर गाड़ियों के दरमियान भाग रही हूँ। फिर न जाने मुझे कब चक्कर आया और मैं जमीन पर गिर गई। आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में थी और फिर मेरे ही कहने पर मुझे दारुल अमान भेज दिया गया। मुझे यहाँ रहते हुए अब 3रा साल है, लेकिन मैंने कभी भी यहाँ से बाहर निकलने का नहीं सोचा, क्योंकि बाहर मुझे हर तरफ दरिंदे ही नजर आते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।